नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपके हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। आज बात साय सरकार के विजय पर्व पर हो रही सियासत पर। सत्ता में एक साल पूरे होने को है। साय सरकार 13 से 25 दिसंबर तक विजय पर्व मनाने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने साय सरकार के एक साल की जमकर तारीफ की। साय ने कहा कि अरुण साहब ने कहा कि ऐतिहासिक रहा ये साल, उपलब्धियों से भरा रहा। मोदी की गारंटी की दिशा में कदम उठाए गए। असंभव काम भी विष्णु के सुशासन में हुए। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी बंधन की राशि देना हो, 12 लाख किसानों को बोनस देना हो, पीएससी घोटाले की जांच हो, ये सारे बड़े वादे पूरे हुए हैं। गांव और शहर के अवरुद्ध हुए विकास को फिर से गति मिली है। इधर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए विजय पर्व को शर्मनाक बताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले जल रहे हैं। एक साल में छत्तीसगढ़ लूट, डकैती, बलात्कार और हत्या का गढ़ बन चुका है। 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर सरकार ने राज्य को डुबो दिया है। जनता, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हर कोई एक दूसरे को मार रहे हैं। हर मामले में सरकार विफल है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और ये विजय पर्व मना रहे हैं। कांग्रेस को विजय पर्व पर इतनी आपत्तियां क्यों, ये आप सुन ही रहे हैं। आइए इस पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन एक सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये एक साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन एक सालों में किया है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी बंधन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने एक साल में पूरे किए हैं। तो जो हमने कहा है, हमने बनाया है, तो हम ही संवारने का काम लगातार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस सरकार बनने के लगभग एक साल पूरे होने जा रहे हैं और इस एक साल में 10 माह में लगभग 17,000 लोगों से साइबर ठगी का शिकार यहाँ के लोगों को किया गया है। इसके लिए ये पूरी सरकार जिम्मेदार है। इस तरह से अब छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ के अलावा साइबर ठगी का गढ़ भी बन चुका है। निश्चित रूप से यहाँ की आम जनता को सरकार की नाकामी की वजह से एक ठगी का शिकार लगातार होते जा रहे हैं। इसके लिए ये प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। तो ये स्थिति है जहां एक तरफ मौजूदा बीजेपी सरकार अपने एक साल के कार्यकाल को पूरे होने पर विजय पर्व के रूप में मना रही है, जहां अपनी जो भी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की वो नाम दर नाम सामने रख रही है। चाहे वो धान खरीदी पर बोनस देना हो, महतारी बंधन की राशि महिलाओं को वितरित करने से जुड़ा हुआ हो, चाहे नक्सलवाद को लेकर हो, बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि मान रही है और कहीं ना कहीं से एक विजय के तौर पे देख रही है। पीएससी घोटाला भी इनमें से एक है जिसका जिक्र किया गया, जिस मामले को लेकर जांच की बात हो रही है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस सुशासन की बात हो रही है धरातल पर ऐसा कुछ है नहीं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के अनुसार वास्तविकता ये है कि शहरों के अंदर हत्या, अपराध और लूट की घटनाएं बढ़ रही है। प्रशासनिक तंत्र बुरी तरह से फेल साबित हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। एक न्याय यात्रा भी इस बीच 125 किलोमीटर की कांग्रेस के द्वारा निकाली गई थी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया कि कानून व्यवस्था को संभालने में मौजूदा सरकार विफल साबित हुई है। साथ ही साथ कर्ज एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे ये भूपेश बघेल की सरकार रही हो या अभी की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार। एक से बढ़कर एक जो बड़ी बड़ी योजनाओं जो वादे किए गए थे
उन वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है और जबरदस्त आर्थिक बोझ इस वक्त छत्तीसगढ़ पर है कर्ज को लेकर। खासतौर से अगर हम बात करें आंकड़ों के हिसाब से अगर चले तो 2018 में जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो रमन सरकार के समय जो कर्ज था वो लगभग 39,000 करोड़ रुपए था। भूपेश बघेल की सरकार में 5 सालों के अंदर जो कर्ज लिया गया तो कर्ज की राशि 1,05,000 करोड़ पर पहुंच गई थी, जिसमें से भूपेश बघेल के कार्यकाल में 29,000 करोड़ चुकाया गया था। तो जब उसके बाद विष्णुदेव सरकार आई तो उनके ऊपर बोझ था 82,000 करोड़ का। अब लगातार जो बीते 1 साल में अगर कर्ज की बात की जाए तो मौजूदा साय सरकार ने मात्र 1 साल के अंदर ही 32,000 करोड़ का कर्ज लिया है और ये आगे भी जिस तरह की योजनाएं उनके संचालन के लिए जारी रह सकता है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर जवाब लेने हैं। आखिर विजय पर्व के पीछे बीजेपी का उद्देश्य क्या है और कांग्रेस जो दावे कर रही है उनमें कितना दम है। चलिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से रितेश मौर्य जुड़ चुके हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक जबरदस्त जीत हासिल की मौजूदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, और उसके बाद जो वादे आपने किए थे, सबसे पहले जो आपने कहा था कि धान की जो बोनस राशि आपने वादा किया था जनता से वो आपने बोनस के तौर पे देना शुरू किया। उसके बाद जो आवास योजना को लेकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे सबसे पहले उस पर हस्ताक्षर हुए। अब जानकारी मिल रही है कि केंद्र से भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन सबसे पहले उस पर बात करेंगे। लेकिन विजय पर्व को लेकर राज्य सरकार का इस वक्त उद्देश्य क्या है, क्योंकि सिर्फ पहला ही साल आपका पूरा हो रहा है। सबसे पहले हमारी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और ये बहुत ही अच्छा हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष हो गए और हम पूरे इस 1 वर्ष को हम सुशासन दिवस के रूप में 1 वर्ष। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, स्पष्ट बोलिए, कुछ तकनीकी समस्या थी, बोलिए। जी, तो 1 वर्ष हो गए हैं और चूंकि हमने जितने भी घोषणा पत्र में हमने जो वादा किया था जो सरकार बनाने को लेकर, हम प्रतिबद्ध थे। 70 लाख महिलाओं को हम महतारी वंदन योजना के तहत उनके खाते में डालने का लगातार काम चल रहा है। किसानों के हमने वादा किया 36 रुपये प्रति क्विंटल धान की दर से हम खरीदेंगे, जो केंद्र सरकार की जो राशि उनसे मिलती है। और रही बात, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी 8.5 लाख ऐसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। साथ ही युवा रोजगार को लेकर भी हमने लगातार काम किया है, वैकेंसी भी लगातार हो रही है। पीएससी घोटाले को लेकर के भी पारदर्शिता भी बनी हुई है और जो घोटाला करने वाले भी जेल के सलाखों के पीछे। तो निश्चित रूप से ये आने वाले जो पूरे 1 साल में बहुत कुछ काम जो भूपेश सरकार में होने थे, क्योंकि हमने उसको पूरा किया है और आगे भी हम ऐसे ही जनता के लिए काम लगातार करेंगे। और ये पूरे जो 4 साल 5 साल रहे, छत्तीसगढ़ को जो 5 साल में भूपेश बघेल जी ने बीमारू राज्य बना दिया था, वापस उसको पटरी में दौड़ाने का काम कर रहे हैं। देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो 5 साल में, विगत 5 सालों में भूपेश जी ने एक भी सड़क या फिर कोई भी निर्माण कार्य उसमें हुआ नहीं था। हम लगातार इतने सारे टेंडर्स कर रहे हैं, काम चल रहे हैं। और नक्सलवाद की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का लगातार खात्मा हो रहा है। माननीय विजय शर्मा जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बस्तर के एक शांति का टापू स्थापित होने की ओर अग्रसर है। मुझे लगता है कि ये सरकार की उपलब्धि है और इस सरकार की उपलब्धि लगातार बढ़ेगी कि डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी और माननीय विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ वापस एक क्रेडिबल छत्तीसगढ़ के रूप में उभरेगा। ठीक है आरती जी, आपने सुना, चाहे धान खरीदी हो, महतारी वंदन योजना हो, आवास योजना हो, नक्सलवाद हो, इन तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार इसे अपनी उपलब्धि मान रही है। बीते 1 साल के काम को कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? आपका ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो जी बोलिए। सबसे पहले सभी को मेरा सादर नमन। जैसे कि हमारे भाई ने कहा, भाजपा प्रवक्ता जी ने, कि विजय पर्व मनाने का जो इन्होंने 1 वर्ष पूर्ण होने पर विजय पर्व मनाने की घोषणा जो की है ना, किस चीजों को वो विजय पर्व के रूप में देख रहे हैं? कि क्या शिक्षा जगत में उन्होंने कुछ 1 साल में कुछ किया? अभी तो जो शिक्षा के लिए जो आवंटित जमीन था उन्होंने उसको भी किसी अपने को अपने लाभ के लिए दे दिया और मनपसंद ऐप लॉन्च किया। क्या ये विजय पर्व के रूप में देखा जाएगा कि बाल दिवस के दिन मनपसंद ऐप लॉन्च किया गया?
अपराध गढ़ के रूप में आप देखेंगे एक वर्ष में कम से कम 3,445 से भी ज्यादा बड़े अपराध जो है वो दर्ज हुए हैं। इस मुद्दे को देखते हुए क्या हम विजय पर्व मनाना शोभा देगा? हम विजय पर्व मनाने की बजाय क्या इस बढ़ते अपराध को रोकने का प्रयास हमारे गृह मंत्री जी करेंगे? इतने बड़े बड़े हैं, डेली आप देखिए साइबर क्राइम हो रहा है, दिनों दिन अपराध की संख्या बढ़ते जा रही है, और इस बीच में विजय पर्व मनाना कहाँ तक सही है? जी। किसान की स्थिति भी हम डेली न्यूज में देख रहे हैं। मैं भी एक किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ, और मैं भी देख रही हूँ कि जो वादा उन्होंने किया उसको कहाँ तक निभा रहे हैं। आज आप देखिए 10 दिन 12 दिन हो चुके हैं, पैसा अकाउंट में आता नहीं, जबकि बोला गया है कि बिकते ही आपके अकाउंट में पैसा जो है आएगा। दावा कर रहे हैं 21 क्विंटल लेने का, लेकिन जरा जाके धरातल स्तर पर देखिए कि कहाँ तक ले रहे हैं। 21 क्विंटल ले रहे हैं कि 16 क्विंटल ले रहे हैं? जी, मतलब ये देखते हुए मुझे नहीं लगता कि विजय पर्व मनाना उचित होगा। ठीक है। नागिन जी, आपने दोनों को सुना। वैसे भी सरकार का काम है अपने जो उपलब्धियां हैं उनको आगे रखे, और विपक्ष का काम है कि जो कामों में कमियां हैं उनको आगे रखे। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो विजय पर्व बनाया जा रहा है इसका वाकई कोई औचित्य है, या कह सकते हैं कि थोड़ी जल्दबाजी हो रही है? मुझे लगता है कि ये एक व्यवहारिक चीज है। आम जन के अंदर एक उत्साह का संचार पैदा करना, क्योंकि सरकार को चुना है आम जनता ने, उनकी तमाम अपेक्षाएं थी, उनके मुद्दों से प्रभावित होकर उन्होंने चुना है सरकार को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिससे वो पिछली सरकार से नाखुश थे। हो सकता है कि आवास के जो काम होने थे, गरीबों के लिए मकान बनने थे, वो डिले हुए, उन योजनाओं में विलम्ब हुआ। इसके अलावा मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के भी जो काम थे, सड़क निर्माण के कामों की गति जो थी वो नहीं हुई थी। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें सरकार विफल होती नजर आ रही थी। तो जनता ने दूसरी पार्टी को मौका दिया और उन्होंने को समझ लीजिए कि पहुंचते ही अपना काम शुरू किया, और एक एक एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो इस चीज को लेके एक उत्साह का संचार करना चाहते हैं, अपनी उपलब्धियों को दिखाना चाहते हैं, जनता को अपनी मार्कशीट दिखाना चाहते हैं, उनके टेस्ट में वो पास होने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि छोटे राज्यों का कॉन्सेप्ट ही यही था कि बड़े राज्यों में विकास की गति थोड़ी सी कम होती थी, और सत्ता जो है वो केंद्रीकृत होती थी, और एक कोने कोने के व्यक्ति को वो सारी चीजें नहीं मिल पाती थी जो उसे अपेक्षित थी। तो अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य और वो अन्य राज्यों की तरह जो विकसित राज्य की श्रेणी में खड़े होने का प्रयास कर रहा है, और अगर उसे लगता है कि सत्ता में बैठे लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अवसर देता है दूसरे को। और जनता की इन सारी चीजों को अगर समझा जाए तो एक सरकार का नजरिया होना ही चाहिए कि वो अपनी उपलब्धियों को बताए, और अगर उससे लोगों को नाराजगी है, अगर वो उससे सहमत नहीं है आम जनता, तो जाहिर है इसका रिएक्शन आपको बहुत जल्द ही दिखेगा। क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव, अगर आपने उत्साह तो दिखा दिया, लेकिन जनता को लगता है कि नहीं आपकी मार्कशीट वैसी अच्छी नहीं है जैसा आप दिखा रहे हैं, तो उसका प्रतिफल भी मिल जाएगा। अक्सर ये सिर्फ इस एक विजय पर्व की बात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह के जो प्रोग्राम, जैसे एक तरह से कहे तो पीआर प्रोग्राम जो है राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं, अपनी उपलब्धियों को आगे रखा जाता है लोकप्रियता हासिल करने के लिए। मेरा ये सवाल है कि अगर हम इतनी ही तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो चाहे आप कांग्रेस का कार्यकाल ले लीजिए या मौजूदा बीजेपी का कार्यकाल, कर्ज का बोझ लगातार छत्तीसगढ़ पे बढ़ता चले जा रहा है। और अगर ये कर्ज, अगर हम ये कहें, भूपेश बघेल सरकार पर तो ये क्रिटिसिज्म रहा ही कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा नहीं हुआ, और अभी भी हम देख रहे हैं कि चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कोई भी, चाहे महतारी बंधन योजना हो या धान का बोनस हो, ये इस तरह के जो अनुदान है उस पर सबसे ज्यादा कर्ज ली हुई राशि खर्च हो जा रही है। तो ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो विकास की ओर बढ़े? एक अतिरिक्त जो आर्थिक बोझ है इस वक्त छत्तीसगढ़ पे दोनों ही राज्यों सरकारों के कार्यकाल में, वो सीधे तौर पर ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिन पर काम करना बहुत जरूरी हो गया। मुझे लगता है कि ये एक समग्र चिंतन का विषय होना चाहिए। केंद्र में
मोदी जी ने बहुत बार कहा था कि हम जो जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है उसको बंद कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव जीतने के लिए हर राज्यों में यही हथकंडे जो है वो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में मैं साफ सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं बड़े स्वाभिमानी हैं, लेकिन आप हर जगह आम जनता को अगर आप मुफ्त में चीज देते जाएंगे तो वो धीरे धीरे अपने काम काज से ढीले पड़ते जाएंगे, उनके जी। अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो इस पे मुझे लगता है कि अगर देश को, राज्यों को हमको आर्थिक रूप से संबल बढ़ाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करना है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुफ्त की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बजट पे एक बुरा असर डालती हैं। और ये पैसे आएंगे कहाँ से? आप जी। किसी को देंगे तो कहीं ना कहीं से आप उन योजनाओं का पैसा ही प्रत्यावर्तित करके देंगे। आप सड़क का पैसा आम जनता को बांटेंगे, आप पुल के पैसे आम जनता को बांटेंगे। कहीं ना कहीं आप बजट में आप, मुझे लगता है कि एक प्रावधान जब बनाते हैं तो वो एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती। उल्टा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए उनको मेहनत करने का अवसर दिया जाए, ताकि उनको वो जो मिला पैसा वो उनको एक मेहनत का पैसा मिले। निश्चित रूप से। रितेश जी, लगातार जब आप विपक्ष में रहे थे, कर्ज को लेकर आप लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाते रहे। कुछ आंकड़े हैं, लंबे समय तक सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है बीजेपी का 2018 में अगर हम बात करें तो 39,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गए थे जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई थी। भूपेश बघेल जी की सरकार में ये कर्ज पहुंचा 1.5 लाख करोड़ तक, जिनमें से उनके कार्यकाल में 29,000 करोड़ की राशि चुकाई गई। तो 82,000 करोड़ का बोझ जो है आपको मिला जब आप विष्णुदेव साय की सरकार आई। लेकिन अब अगर गौर करें तो बीते 2024 में अब तक मात्र 1 साल पूरा होने जा रहा है, उसी में आप 32,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं 1 साल के अंदर, जबकि उन्होंने 60,000 करोड़ लिया था 5 साल के कार्यकाल में। तो मेरा वही सवाल है कि इस कर्ज के कुचक्र से आप छत्तीसगढ़ को कैसे विजय दिलाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भूपेश बघेल जी ने कर्ज लिया था कि हम किसानों के हित के लिए काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे, कि क्या वो हित हुआ क्या? अगर किसानों के हित के लिए काम होता तो वो वोट पूरा जो 2023 में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जब कांग्रेस सरकार बनती। सीधा सीधा अर्थ है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो पूरे कर्जे के पैसे को कांग्रेस की पार्टी ने पूरा उसको बंदरबाट करने का काम किया। हमने जो कर्जा लिया है, हमने महतारी वंदन योजना के तहत लिया, उनको देने का काम किया है। खाते में पहले बार हमने लिया 13,000 करोड़ का। दूसरी बार हमने जब लिया तो आपको याद होगा कि किसानों के खाते में हमने 2 साल का बोनस भी दिया, साथ में हम 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम देने का काम किया। अभी जो कर्जे लिए आपको याद होगा कि 8.5 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति जो 40% का अंशदान जो है राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है, उसके तहत ये काम चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि कर्ज का जो बात है हर सरकार लेती है, लेकिन कर्ज को खर्च कहाँ करना है ये भी तय होना चाहिए। हम जो है लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे नागेंद्र जी ने कहा, आज आप इतने बड़े पत्रकार है, आपकी न्यूज चैनल लगातार दिखाती है, लगातार हमारे जो सरकार के जो मंत्री है कहीं ना कहीं सड़क उद्घाटन, पुलिया के उद्घाटन, मुझे लगता है कि इन पैसों का सदुपयोग हो रहा है। लेकिन जो कर्ज जो भूपेश बघेल जी ने लिया था वो सीधा जनता ने देखा कि किस प्रकार से बंदर बाट करते हुए डकारने का काम किया, चाहे वो शराब का घोटाला होगा, चाहे वो फिर और अन्य से रितेश जी मैं इसी पे आता हूँ भी बात होनी चाहिए आपके डिबेट में। और ये पैसे का उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग का विषय है। आपने शराब की बात की रितेश जी, मैं इसी पे आना चाहूंगा क्योंकि 32,000 करोड़ खर्च हुआ और इसमें से लगभग 6,500 करोड़ महतारी वंदन के तौर पर महिलाओं को दिए गए हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको अगर जानकारी होगी ही कि नशे के मामले में छत्तीसगढ़ की महिलाएं अव्वल हैं, चाहे तंबाकू का नशा हो या फिर शराब का नशा हो। यह मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में भी ऐसे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की राशि थोक के भाव बांटी गई। और उसके बाद इस वक्त हम जानते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर किस तरह के आर्थिक चुनौती से वहां की राज्य सरकार गुजर रही है। तो जब आप इसे विजय पर्व कहते हैं तो मेरा यह सवाल है कि जो राशि महिलाओं में बांटी गई उसका क्या सदुपयोग हुआ, महिलाओं के जीवन पर क्या असर पड़ा, क्या इसको लेकर कोई रिपोर्ट है आपके पास? क्योंकि अगर आप इसे पैसे देना कब से विजय पर्व हो गया, उस पैसे से क्या लाभ मिला उन्हें, उनकी जिंदगी में कितना सुधार हुआ, ये एक बड़ा सवाल है।
क्या विजय पर्व पे ये आंकड़े प्रस्तुत कर पाएगी राज्य सरकार कि ये जो राशि खर्च की गई 6,500 करोड़, इससे महिलाओं की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई? निश्चित रूप से हमने ये नहीं कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत दिया तो ये विजय पर्व हो गया। हमने विजय पर्व का अर्थ सर, जो अरुण साहू भारतीय जी जनता का पार्टी बयान की है कि हमने सरकार 70 बनी है, लाख महिलाओं को राशि दी। असंभव कार्य हमने करके दिखाया, पैसा बिल्कुल देना दी है, असंभव। दिया, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल हमने दिया है। ये बिल्कुल हम जनता की बात पे कर रहे हैं कि हमने दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि इसको विजय पर्व के विजय पर्व का अर्थ है सुशासन। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी योजना, केवल महतारी वंदन योजना की बात नहीं कह रहे हैं। जी। इसमें युवाओं को लेकर के, महतारियों को लेकर के, किसानों के हितों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इस तमाम सारी बातों को लेकर ही ये विजय पर्व जो 1 वर्ष की जो सरकार हुई है, तो मुझे लगता है कि जनता की जीत थी, इसलिए इसको विजय पर्व के रूप में देखा जाना चाहिए और मनाया जाना चाहिए। और ये बातें जो सरकार रितेश की जी, तरफ से आ रही है, नक्सलवाद को लेकर काफी अच्छा काम देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी और इसी के साथ साथ बड़े स्तर पर केंद्र के साथ आप काम कर रहे हैं। अब नक्सलियों को घर भी दिलवा रहे जो पुनर्वास के तहत जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से वो अच्छा काम दिख रहा है सभी को सामने। लेकिन सवाल ये है कि जो राज्य के अंदर शहरों में जो हिंसक घटनाएं हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? विजयपुर पर्व बनाने की बात कर रहे हैं, सूरजपुर में एक पुलिस के पूरे परिवार को मार दिया गया। क्या उसे विजय पर्व, क्या वो इसे विजय पर्व के तौर पे देखेंगे? आपने अच्छा ही प्रश्न कर और लिया। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी बहुत सारी घटना। मैं सिर्फ एक प्रमुख घटना का जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे आप कई घटनाएं देखेंगे तो कांग्रेस के कई नेताओं का उसकी संलिप्तता पाई गई। एमएस सोई का जो जिला अध्यक्ष था वहां पर, उसकी संलिप्तता पाई गई। तो अपराध को लेकर के मुझे लगता है कि केवल राज्य सरकार की ही क्या बोलते भूमिका ना होकर के विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी ये लगातार बढ़े थे। मुझे लगता है कि कंट्रोलिंग जो है हम सबको मिलकर के सामाजिक उत्थान के लिए किया जाना चाहिए। नशे को लेकर आप देखेंगे कि रायपुर शहर से कई सारी जगह निजात एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से नशा उन्मूलन जो है एक लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जिम्मेदारी हमको सरकार के साथ साथ सभी को लेकर के चलना चाहिए ताकि हमारा प्रदेश नशा मुक्ति से निजात पा सके। साथ ही अपराध के लिए हमको खुद को स्वयं सजग रहना पड़ेगा और ऐसे योजनाएं बनानी पड़ेगी ताकि हम प्रदेश को अपराध मुक्त किया जा सके। ठीक है, आरती जी जवाब आपसे चाहिए। लगातार दीपक बैस जी सवाल उठा रहे हैं कि कर्ज में डुबो दिया छत्तीसगढ़ को, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक जहां आपकी सरकार है वहां के आर्थिक हालात हम जानते हैं। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में कर्ज 1.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया। उसके बाद मेरा ये सवाल है कि ये सवाल किस हक से कांग्रेस पूछ रही है कि कर्ज में डुबो दिया? क्योंकि अगर आपकी भी सरकार इस वक्त होती छत्तीसगढ़ में तो आपका जो मैनिफेस्टो है हमने वो पढ़ा है, उसमें सेम वही योजनाएं हैं। आप तो धान में और ज्यादा राशि 3200 रुपए देने की बात कर रहे थे, आप उसमें अनुदान के नाम पर और ज्यादा राशि देने की बात करते, तो ये पैसा कहां से आता? देखिए कि 5 साल में जब उनकी राशि और इनके राशि में कितना अंतर है वो देखिए। 1 वर्ष हुए नहीं है और कितना ऋण ले चुके हैं। और बात रही किसानों की, तो आज आप देखिए कि ये उस मुद्दे पर इन लोग बात क्यों नहीं करते। आज जैसे कि प्रवक्ता जी ने कहा कि शराब निजात जो वो है उससे शराबबंदी होगी, तो इन लोगों ने तो पहले ही कह दिया कि हम तो शराबबंदी पे कोई बात नहीं करते। फिर इन्होंने मनपसंद ऐप लॉन्च किया, उसी दिन इन्होंने कहा कि हमारी तो उसमें है ही नहीं मैनिफेस्टो में कि हम बताएं कि शराबबंदी की बात तो सही है मैडम, शराबबंदी का वादा करके तो आप लोगों ने आया था 2018 में। हमने तो ऐसा कोई मैनिफेस्टो वादा नहीं किया। हम जो वादा किए वही वादा पूरा करेंगे धीरे-धीरे, चाहे वो कर्ज लेके हो, छत्तीसगढ़ में नहीं। ठीक है, इस पे बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि शराब के मामले में पासिंग द पास चलता रहा है। खैर समय बहुत सीमित है। नागेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल लूंगा आपसे कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ये जो शॉर्टकट है, हमने देखा झारखंड में किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की, महाराष्ट्र में जबरदस्त बीजेपी ने जीत हासिल की, और इन सब के पीछे डीबीटी की इन योजनाओं को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि ये जो पैसा बटा है किसी भी योजना के माध्यम से उसका लाभ मिला है। सर, क्या फ्यूचर है इसका? क्या आने वाले 5 साल के बाद ये राजनीति में इररिलेवेंट हो जाएगा या हिमाचल और कर्नाटक जैसे हालात हो जाएंगे जहां पे राज्य सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है? ये बहुत ही भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है। इस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा सभी राज्यों के। जब बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण और पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है, उसमें ये सारी चीजें इनका जिक्र होता है। ऋण की जब बात आती है तो वो हम सीधे शब्दों में कहते हैं कि राज्य सरकार के ऊपर ये ऋण है, लेकिन ये ऋण एक्चुअल में आम जनता के ऊपर होता है, एक व्यक्ति के ऊपर इसका भार पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोग इसको जब समझते जाएंगे, जब उनका बौद्धिक स्तर बढ़ता जाएगा,
इन सारी योजनाओं में मैं देखा कि वोट हासिल करने के लिए इस तरीके के लोक लुभावने वायदे तो कर दिए जी जाते हैं, और इसको बांटने की जब बारी आती है, इसमें बहुत फायदे हैं इन सारी योजनाओं का, और ये कहीं ना कहीं देश और प्रदेश को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जा रहा है। ये एक जो ट्रेंड है, इसे लोग कभी ना कभी खारिज करेंगे। हम देखते थे कि पिछली सरकार ने किसानों के हित की खूब बात करी, लेकिन वो कर्मचारियों की बात जो थी उसको उन्होंने हाशिए पे रख दिया, और संभवतः ये जो असंतोष था कर्मचारियों में, कहीं ना कहीं उनके हार का कारण बना। अभी भी मुझे लगता है जो कर्मचारी संगठन है एक ही चीज पे नजर रखते हैं, वो मेहनत करते हैं और काम करते हैं, तो बदले में उनको लगता है कि उनकी वेतन वृद्धि भी होती रहे, और वो सारी चीजें। नागर जी, माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, अब समय इजाजत नहीं देता, तो एक जनता का और जानकारी देते कि जो कर्ज लिया जा रहा है सालाना, उस पर राज्य सरकार को 450 से 500 करोड़ सिर्फ ब्याज के तौर पर चुकाने पड़ रहे हैं। बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर मसले हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। राज्य सरकार विजय पर मना रही है, विपक्ष के अपने तर्क है, लेकिन देखना हो कि जनता का इससे कितना सरोकार है। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।